हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके की सीरीज़ में मौर्य साम्राज्य व मौर्योत्तर काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन भले ही मैं आपको कम कराऊँ, 15 से 18 या फिर 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनकी हम डिटेल जब पढ़ेंगे तो लगभग आपके यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं रेलवे की परीक्षाओं में। ये वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन जरूर करिएगा, जितने भी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अभी तक डाले हैं, क्योंकि ये आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन RRB, NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म चारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित करें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे, और जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में नाम बताने हैं कि इनका पुत्र और पुत्री के नाम क्या थे, जो कि धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है ना, महेंद्र किसका नाम था? पुत्र का। और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। किसके? अशोक के। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। देश का नाम भी याद रखिएगा, कहाँ भेजा था? श्रीलंका। सम्राट अशोक का नाम देवानामा प्रिय, देखिए देवानामा प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है अशोक। देखिए, अभी हमने कंप्लीट किया था, संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। ठीक है, और लड़के का नाम क्या था? महेंद्र। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? महेंद्र वर्मन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, महेंद्र वर्मन और संघमित्रा के पिता कौन थे? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? सही आंसर है अशोक, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, कलिंग युद्ध में क्षति और नरसंहार से उसका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में कहां पर विजय थी, जो उनके जीवन काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, यानी कि उड़ीसा। अब देखिए, यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, मैं आपको कंप्लीट कराता हूं फैक्ट। देखिए, कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। यह युद्ध एक भयानक, यानी कि भयंकर नरसंहार इसमें हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए, धम्म की स्थापना की और आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने किस के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था?
अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है अच्छे से, तो हमें याद होगा, हम लगा सकते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है कलिंग। याद रखिएगा, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि 261 बीसी में। चलिए, 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया, ये हम कई बार यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और नया डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ठीक है ना, यानी कि चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य सिंहासन के पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा, वायु पुराण में इसे भद्रसार या बारीसार कहा गया है। किसे? बिंदुसार को। वायु पुराण में इसे भद्रसार या बारीसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसको? बिंदुसार को। अशोक सम्राट अशोक का पुत्र था, यानी कि सम्राट अशोक का कौन पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर इसका बिंदुसार। ठीक है ना, तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। देखिए दोस्तों, यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। ठीक है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ कौन? अशोक। ठीक है ना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, इस बात को याद रखिएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार। याद रखिएगा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। देखिए, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, तब वह अवंती का राज्यपाल था। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। सुसीमा मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र और तथा अशोक का सौतेला भाई था। कौन? सुसीम। सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का ये शासक था। इसने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? लगा सकते हैं दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को, कई बार हम इसकी डिस्कशन पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को
पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों कौटिल्य यानी कि ये बात कर रहा है चाणक्य की, ठीक है ना। कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौर्य। तो याद रखिएगा, चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए, इनके अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, आप कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका विष्णुगुप्त। अभी हमने कंप्लीट किया था दोस्तों, चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों ये थे यूनानी, याद रखिएगा, मेगास्थनीज ये यूनान देश के थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है ना। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आए थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और अन्य न्याय का पालन करता था। इन अधिकारी को क्या कहा जाता था? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रज्जुक। क्या कहते हैं? रज्जुक। देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाट्य का विषय है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। देखिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। यदि एग्जाम में पूछे कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, इसके रचयिता कौन है? विशाखदत्त। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रैसल और कुलहीन कहा गया है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? राइट आंसर है दोस्तों सुंग वंश ने। याद रखिएगा, मौर्य वंश को सुंग वंश ने समाप्त किया। देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, जरा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर सुंग वंश की स्थापना की। इसलिए क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या था? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? सुंग वंश ने, क्योंकि इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या की थी। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी कि 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र सुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। याद रखिएगा, सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम है दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अभी हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है बृहदत्त। याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से। पहला क्वेश्चन है इसका, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कनिष्क दोस्तों ये थे कुषाण वंश से। किस वंश से? कुषाण वंश से। देखिए, कुषाण वंश और कनिष्क से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो जरा हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईसा को शक युग का ही आरंभ भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों ये। और याद रखिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसका राजवैद्य कौन था दोस्तों? चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा ल्यूसेंट का निचोड़ लिखा हुआ है कनिष्क के बारे में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, राज्यारोहण 78 में हुआ और शक संबंध चलवाया किसने दोस्तों? कनिष्क ने। ठीक है, कितना? 78 ईसा पूर्व में। इसके समय में बौद्ध संगीति भी हुई। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। कहाँ? कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका राजवैद्य कौन था? चरक, जिसने चरक संहिता भी लिखी। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क वंश का सम्राट था, यानी कि कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो अभी आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसका आंसर रहेगा कुषाण वंश। तो कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट यानी सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, शक युग यानी कि शाक ईरा आरंभ हुआ था। अभी हमने देखा था दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी था इसे। तो याद रखिएगा, शक युग ये हुआ है सन 78वीं ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्वी में ये शुरू हुआ था। और इसे किसने चलवाया? कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? राइट आंसर रहेगा दोस्तों कनिष्क। ठीक है ना। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर यानी कि महान शासक कौन हुए? कनिष्क हुए। ठीक है, देखिए कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कनिष्क। इसका समय कितना था? 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर यानी कि जो कि पेशावर के नाम से जानी जाती है थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। ईसा पूर्व कितनी शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? राइट आंसर है पहली। याद रखिएगा, ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में यानी कि 15वीं ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, जो चीनी समुदाय से संबंधित थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, यानी कि कलिंग के राजा का नाम पूछ रहा है यहाँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि खारवेल। याद रखिएगा, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।